वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो अभी हम आपके सोशियोलॉजी इन इंडिया का जो MSO 004 का पेपर है और भी कॉलेजेस में जो सोशियोलॉजी लगता है वहाँ पे ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। अंबेडकर एंड लोहिया ऑन कास्ट, इग्नू में यूनिट 7 है, ठीक है। तो ये MSO 004 का पेपर है। तो बेसिकली ये चैप्टर है किस बारे में, तो जिस तरीके से आपको अंबेडकर जी का नाम सुनते ही दिमाग में एक चीज़ आया होगा कास्ट, और कास्ट टाइटल में भी दिया है। तो बेसिकली आपको अंबेडकर जी के बारे में काफ़ी कुछ पता है और आप मास्टर्स किए हैं तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा, क्योंकि कई बार अंबेडकर के बारे में पढ़ने को आपको मिलेगा। यहाँ पे एक लोहिया, राम मनोहर लोहिया के बारे में भी आप पढ़ेंगे, उनके व्यू के बारे में, विकास पे क्या था उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये कई कई लोगों के लिए थोड़ा न्यू हो सकते हैं, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा कास्ट पे हम व्यू देखते नहीं, पर सोशियोलॉजी में ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बेसिकली इन्होंने जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उसमें काफ़ी बड़ा योगदान दिया। ये एक सीक्रेट रेडियो भी चलाया करते थे, मतलब जैसे रेडियोज़ ना ब्रिटिशर्स से छुपा के, इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात है। और लोगों को बेसिकली प्रेरित करते थे कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाएं या स्वराज के बारे में बात करें। बेसिकली लोगों को प्रेरित करना, जागरूक करना कि हम किस तरीके से आज़ादी ले सकते हैं। कास्ट पे भी इनका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और दिल्ली में इनके नाम से एक हॉस्पिटल भी है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इन लोग का विचार क्या था। तो जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिस तरीके से आपको पता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पब्लिक फिगर हैं जब भी हम बात करते हैं अपनी कंट्री की आज़ादी की, चाहे कंट्री की आज़ादी से बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसकी, हिंदू कोड बिल हो, चाहे एक फंडामेंटल राइट्स हो, या बात करना हो कि किस तरीके से जो हमारे समाज में माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट मिले, उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा साहब अम्बेडकर का रहा है। ये लॉयर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, और इनको काफ़ी आइडिया था दूसरे कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो आप जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने फ्रांस से, कनाडा से, अमेरिका से कुछ सिस्टम्स से आइडिया लिया है। तो इनको काफ़ी नॉलेज था कि वहाँ पे किस तरीके का सिस्टम है जिसको हम किस तरीके से अपनी कंट्री पे अप्लाई कर सकते हैं, उसका आइडिया इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया था। वहीं पे राम मनोहर लोहिया की बात करें तो एक सोशलिस्ट पर्सन थे, आइडियोलॉजी से समाजवादी थे। एंड ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज जो पिछड़ा वर्ग है उसके बारे में बात करते थे, स्पेशली पिछड़ी जातियाँ हो गई, चाहे औरतें भी, ठीक है। एंड अगर दोनों लोगों की बात करें, अम्बेडकर जी की और लोहिया जी की, तो वो कास्ट सिस्टम को ऐसा मानते थे कि जो भारत सोसाइटी में है, जो भारत समाज में है, भारतीय समाज में, उसको किसी तरीके से हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड हमें पता चलता है कि जब मतलब काफ़ी आज़ादी के समय के बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे लेटर्स एक्सचेंज हुए थे, पत्र ही तो लिखे जाते थे उस समय पे 1950-60s में। तो इन लोगों ने लेटर्स एक दूसरे को एक्सचेंज करके अपनी अपनी विचारधारा जो थी जाति के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस किया था। और इन लोगों का कुछ आइडिया भी था कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाएंगे, एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, जिसमें जो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, औरतें या कोई भी पिछड़ा वर्ग है, उसके हम मतलब उसको रिप्रेजेंटेशन लाएंगे या उसको, उसकी आवाज़ को आगे पहुंचाएंगे, ठीक है। तो अंबेडकर जी का विचारधारा क्या था कास्ट पे, तो हम देख लेते हैं। अंबेडकर जी सबसे पहले तो हमें इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने को कहते हैं कि कास्ट सिस्टम कितना रिजिड है, मतलब बिल्कुल भी इसमें बदलाव नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें बदलाव ही नहीं आता, ठीक है। उसके बाद ग्रेडेड इनइक्वालिटी है कि ऊपर वाला सबसे फ्री है, उसके बाद वाला कम फ्री है, उससे मतलब जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतनी असमानता बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करें मनुस्मृति की, या मनु का जो सिस्टम था, जिसमें ब्राह्मण जो थे वो सबसे ऊपर थे, उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य और शूद्रास आते हैं, और शूद्र जो थे वो अछूत, अनटचेबल की कैटेगरी में आते थे। और यही जाति सिस्टम या जो जाति प्रथा है वो जीवन की हर आप पार्ट को देखिए, या जीवन के जो सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, वो चाहे राजनीति हो, समाज हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, इन सब चीज़ों में इन कास्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भारतीय समाज में, ठीक है। अगर हम हिंदू सोशल ऑर्डर की बात करें, जो सामाजिक सिस्टम है हमारे भारतीय समाज का, तो ये जो ग्रेडिंग हमने सिस्टम दे रखा है, या जो हमने ये वर्ण सिस्टम बना रखा है, या जाति प्रथा जो भी बना रखा है, इसमें ऑक्यूपेशन भी आपको अपने मतलब जात के हिसाब से मोस्टली करते हैं, और जो पापा ने किया वही बच्चा करेगा, वो उसका बदल नहीं सकता। मान लीजिए कि ब्राह्मण का काम दिया गया है पढ़ने लिखने का, क्षत्रिय का काम योद्धा का, चाहे राजा बनने का, तो ये नहीं है कि आपने कुछ और काम कर लिया तो आपका जात जो है या आपका जो वर्ण है वो बदल जाएगा। नहीं, अब भले काम भी डिफरेंट कर ले, लेकिन आपका जात नहीं बदलेगा। और मोस्ट ऑफ केसेस
केसेस में यही होगा कि जो काम आपके पिताजी ने किया है वही आपको करना पड़ेगा। तीसरा फीचर ये बताते हैं कि सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कास्ट में कि आप इंटर डाइनिंग नहीं कर सकते, यानी सारे जाति के लोग बैठ के एक साथ खाना नहीं खा सकते, क्योंकि पवित्रता और अपवित्रता का भी कॉन्सेप्ट है। इंटर कास्ट मैरिजेस नहीं होती हैं डिफरेंट। इन्होंने बहुत बार क्लासेस वर्ड यूज़ किया है, पर आप कास्ट ही इसको समझिएगा, ठीक है। हमारे इंडिया में मैं हमेशा बोलती हूँ कि कास्ट और क्लास, क्लास हमेशा धन से लिया जाता है और कास्ट एक सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है, जो कि आपके पैदा होने से यहाँ पे टैग लगा होता है। लेकिन इंडिया के केस में ये लाइन बहुत ब्लर है, ठीक है। एक ही चीज़ हमेशा याद रखिए कि ज़्यादातर यही होता है कि उच्च जाति वाले ऊंचे क्लास के भी होते हैं, क्योंकि धन पे उनका कंट्रोल होता है, ठीक है। अभी उस डिबेट में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें अम्बेडकर जी पे ही फोकस करते हैं। एक और चीज़ ये बताते हैं कि ऐसा कोई समाज नहीं होगा जहाँ पे ऊंच नीच या असमानता ना हो या समाज में क्लास ना हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें इस तरीके का एक समाज बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि भले इस तरीके का सिस्टम हो, पर इतना रिजिड ना हो कि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ खा पी नहीं सकते और शादी ब्याह अपने हिसाब से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इनकी विचारधारा थी। उसके बाद इन्होंने किस तरीके से वर्ण सिस्टम को या वर्णा थ्योरी को बताया, ठीक है। ये बताते हैं कि किस तरीके से हमारे सिस्टम में 4 वर्ण होते हैं, जिस तरीके से आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एंड बेसिकली हमारा जो सिस्टम है, सोशल ऑर्डर, सामाजिक संस्था जो है, सामाजिक सिस्टम जो है, वो क्लास या वर्णा पे बेस्ड है। क्लास और वर्णा को भी इन्होंने इंटरचेंजेबली यूज़ किया, इस तरीके से कास्ट और क्लास को किया है। एंड यहाँ पे इंडिविजुअल का कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब इस तरीके से समझिए कि आप इंडिविजुअली क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या अनटचेबल या ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल एक पर्सन नहीं मैटर करता है, ठीक है। मैटर करता है कि आप उस ब्राह्मणों में पैदा हुए हैं या क्षत्रियों में पैदा हुए हैं या वैश्यास में पैदा हुए हैं, आप इंडिविजुअल नहीं है। फैमिली का भी जो कॉन्सेप्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फैमिली का कॉन्सेप्ट तब आता है कि जब शादी करनी हो, चाहे प्रॉपर्टी लेना हो, ठीक है। समाज में कास्ट या जो वर्ण है उसको एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इंसान एक है, XYZ कोई भी इंसान है, और उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी उसकी इंडिविजुअल जो अचीवमेंट है ना, उसको नहीं काउंट किया जाएगा, यही काउंट किया जाएगा कि वो वैश्य है, शूद्र है, क्या है, ठीक है। एंड मतलब इंडिविजुअल का आइडिया बिल्कुल भी नहीं, अगर उस कास्ट में पैदा हुए इसीलिए हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये कि आप प्रिविलेज्ड कास्ट में, मतलब ऊपरी जाति में पैदा हुए हैं, तो भी आपका जो प्रिविलेज है या आपको जो बेनिफिट या फ़ायदे मिल रहे हैं वो अच्छी बात है, आप इंजॉय करें। आप नीचे में भी पैदा हुए हैं तो आपको जो इश्यूज हो रही हैं वो अपने कास्ट की वजह से कर रहे हैं, इंडिविजुअल वजह से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मतलब इंडिविजुअलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें एनालाइज किया कि जो समाज में हमारे डिवीज़न है, जो असमानता है या समाज में जो बंटवारा है, उसकी वजह से क्या होता है कि समाज में जो मतलब लोगों की लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए या फिटर्निटी होनी चाहिए, लोगों की जो एक दूसरे के बीच में समानता होती है, समाज में ही समानता होती है, आज़ादी होती है, एकता होती है, इन सब चीज़ों की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समाज में, इस कास्ट सिस्टम की वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। जिस तरीके से कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसे माना जाता है कि जो ये वर्णा सिस्टम है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र आते हैं, वो एक डिवाइन बॉडी थी या ब्रह्मा की बॉडी थी, उससे निकला है। मतलब सर से जो है वो ब्राह्मण निकले हैं, बाजुओं से क्षत्रिय निकले हैं, जांघों से वैश्य निकले हैं और पैरों से जो है वो शूद्र निकले हैं। इस आइडिया से, इस बिलीफ से लोगों ने माना कि जब हम सब लोग अलग अलग उससे निकले हैं तो हम लोगों को सेपरेट ही रहना चाहिए, क्योंकि हम जो भी जहाँ से भी उत्पन्न हुए हैं हमें सेपरेट रखने के लिए बनाए गए। तो इसी वजह से समाज में और असमानता है, देख, ठीक है। अंबेडकर जी बिलीव करते हैं कि देखिए हर इंसान इक्वल नहीं है, ठीक है। कोई इंसान जो है वो बेटर कर सकता है लाइफ में, कोई इंटेलिजेंट है, कोई म्यूजिक में हो, चाहे किसी और चीज़ में हो इंटेलिजेंट, कोई पढ़ने में इंटेलिजेंट हो सकती है, किसी भी XY चीज़ में हर पर्सन अलग अलग कैपेसिटी लेके पैदा हुआ है, हर किसी की अलग अलग कैपेबिलिटी है, ठीक है। अब हम जब, जैसे ही हमने ऊपर डिस्कस किया कि हम जो
जाति प्रथा है या वर्णा सिस्टम है, उसमें इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे विश्वास नहीं करते, या इंडिविजुअल की कैपेसिटी, एक पर्सन कैसा है या उसके पास कौन सी कैपेसिटी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, ये हम नहीं देखते हैं, ना ही कंसिडर करते हैं, वो हम पूरा कास्ट देखते हैं। इसकी वजह से जो इंडिविजुअल का पावर है वो एकदम अनसुना, अनदेखा रह जाता है, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि हमारे जो इस सिस्टम है, जो जाति प्रथा है, उसमें लिबर्टी ऑफ एक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कास्ट सिस्टम पहले से ही सेट है, आप जिसमें बॉर्न हो गए उसमें बॉर्न हो गए, अब जो उसमें काम है वही आपको करना पड़ेगा, या चाहे आप कितना पढ़ लिख लो, आप शूद्र हो, मतलब पहले समाज की बात कर रही हूँ, अभी तो काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है। तो पहले आप अगर पढ़ने लिखने की कोशिश भी कर लो या आप पढ़ लिख भी जाओ, तो भी आपका जो स्टेटस था वो शूद्र से कुछ और नहीं बन पाता था, आप वही रह जाते थे, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ब्राह्मण वाला काम कर रहे हैं तो उनको ब्राह्मण का पोस्ट मिल जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता था, या पंडित का जो होता है, क्योंकि जो कास्ट था वो सेट था, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए इंडिविजुअली, और आपको अलाउड ही नहीं था बहुत सारी जगहों पे क्या मतलब बहुत समय तक आपको अलाउड ही नहीं था कि ये जो आपके कास्ट के हिसाब से करना है वही करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ जो निचली जातियाँ थी वो पिछड़ गई और ऊपरी जातियाँ विकास करती रही, ठीक है।